नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेबस के अनुसार पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी पेडागोजी और आपठित गद्यांश भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें। कितना स्कोर करते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके आए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। यदि आप लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेते हैं तो इससे क्या होता है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है बच्चों को। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने के अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या फिर बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, जब लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेते हैं आप, तो इससे क्या होता है, बच्चों को दूसरों के लिखित कार्य की जांच करने का मौका मिलता है और वह उनकी कमियों और अच्छाइयों को जानते हैं, जिससे उन्हें भी अपनी कमियों को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिलता है या अनुभव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ के लिए सटीक लोकोक्ति है। बताइए इन 4 में से कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है हमेशा आनंद का अनुभव करना है। देखिए यहाँ पर बात हुई है लोकोक्ति, तो भैया यहाँ पर सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत जो एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है हमेशा आनंद का अनुभव करना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहा है, औपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, या फिर औपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। आप लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। यदि आप बच्चे को क्या समस्या है उसकी सही पहचान करेंगे तभी वो उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा। यदि आपने पहचान ही नहीं की बच्चे की कि क्या समस्या है, ठीक है, तो उसका उपचार सही कहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मरीज या डॉक्टर को साथ में लेकर इसे आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं। ये हमारा वर्णमाला का प्रश्न है। बताना है इसमें से कौन से अंतःस्थ वर्ण हैं। तो ध्यान रखना साथियों, जो यहाँ पर का, खा, गा, घा है, ये कैसे हैं, ये हमारे कंठय वर्ण कहलाते हैं। कैसे कंठय, तीनों सा और हा ये कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये हमारे नासिक का कहलाते हैं। और जो या, रा, ला और वा है, ये भाई हमारे अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे पारस फ्री एजुकेशन, तो आपको वहां पर ग्रुप मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। कहानी सुनाने से, बताइए कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए साथियों, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनते समय बच्चे उसी परिधि में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। क्या कहा गया है,
दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताएंगे आप लोग। यहाँ पर इन 4 में से कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है? तो देखिए यहाँ पर मृगराज, मृगेंद्र और व्याघ्र, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? इस शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन जो तुरंग है ये यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला है। तुरंग क्योंकि भाई घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कविता शिक्षण की विधि है कौशल विधि, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर अक्षर प्रणाली। तो देखिए साथियों, कविताओं के द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? तो भैया वो है अर्थबोध प्रणाली। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? और आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें या कॉपी में नोट करते जाएं। तो यदि आप लोग विचार में क्या करते हैं? विचार में एक प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय पीछे लगाया जाता है, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? तो भैया बनेगा वैचारिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताएंगे आप लोग इसमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना बिल्कुल सही है। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये नहीं है। देखिए भाई ध्यान रखना, कभी भी भाषा शिक्षण में कंठस्थ करने या रटने की बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ये बताइए इसमें से कौन सा मुहावरा है जो अनिश्चितता के भाव को प्रकट करना है? बंद मुट्ठी में क्या है? पर्दे के पीछे कौन है? ना जाने भाग्य में क्या है? ना जाने ऊंट किस करवट लेटेगा। तो यहाँ पर ना जाने ऊंट किस करवट लेटेगा ये अनिश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है, जैसा अभी हमारा एमपी गवर्नमेंट कर रही है। पता ही नहीं उसे क्या करना है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना, पढ़ना। देखिए अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब क्या है? जिनके द्वारा आप अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आपको भाई कोई बात व्यक्त करना है तो आप कैसे करेंगे? तो या तो आप बोल के बताएंगे किसी को या फिर लिख के बताएंगे। तो हम कह सकते हैं बोलना और लिखना ये दोनों कैसे हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, और एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? मतलब जिसके द्वारा हम अपनी बात ग्रहण करते हैं। तो भैया हम बात या तो सुनकर या फिर पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो हम कह सकते हैं सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल हैं। ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और देखिए आप मेरी कोई भी क्लास देख लेना, जब तक मैं आपको व्याख्या ना बताऊं मुझे मजा ही नहीं आता। क्या मतलब यार? यदि आपको सीधा सीधा पढ़ना है तो ऐसा आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। क्या कहा गया है? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं आप लोग, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए भाई अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण। तो ऐसा हमें देखते हैं ऑप्शन बी में दिया है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात आती है इसमें संधि कौन सी होगी? ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसमें एण संधि होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को भाई लोग आप शेयर अवश्य करें। कहा गया है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ
जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर? तो ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो बुक होती हैं उसमें पाठ में क्या चित्र भी दिए रहते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ऐसी बात नहीं है। चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। यहाँ पर क्या है? चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लो एक चित्र में आपको, जैसे कहानी में है जंगल की बात हो रही है और उसमें आपको बहुत सारे जानवर चित्र में दिए हैं, तो आप अनुमान लगा लेंगे जंगल में जानवर रहते हैं, है ना? मतलब क्या है? अमूर्त संकल्पना को आप आसानी से समझ सकते हैं चित्रों की सहायता से। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताएंगे आप लोग, कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर हम देखें भाई, अटवी, कांतार और कानन, ये सभी क्या है? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। देखिए, जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन, कांतार, अटवी, ये क्या है? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो कांता है भाई, कांता जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है, कांता होता है स्त्री का पर्यायवाची। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर। अब भाई हमारा आपठित पद्यांश आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसके बाद 6 प्रश्न हैं, तो 6 प्रश्नों को उत्तर हमें इस पद्यांश को पढ़कर देना है। यहां पर कहा भी गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आंगे आंगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में। पाहुन का मतलब होता है मेहमान। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घांगरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, बनठन के मतलब होता है सज सवज के, मतलब सज धज कर आए हैं। फिर क्या है? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। जोहार का मतलब क्या होता है? झुककर नमस्कार करना। बरस बाद सुधे ली नहीं। देखिए, यदि मैं इस पद्यांश को लय से नहीं पढ़ पा रहा हूं तो माफ करना मेरे को, मैं आराम से इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे आप कुछ साथ साथ समझते भी जाएं आप लोग। फिर क्या है? बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, छितज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर के मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। अब भैया हमने इस पद्यांश को पढ़ लिया है, अब चलिए हम प्रश्न को आते हैं। क्या है यहाँ पर? मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, पंक्ति का भाव क्या है? देखिए बता दिया, बन ठन का मतलब क्या होता है? सजना सवरना या फिर सज धज कर। अब देखिए, बादलों ने सूरज को ढक लिया है? नहीं। बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है? नहीं। बादल सज धज कर आए हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? बहुत आसान होता है, थोड़ा अर्थवाद समझ लो उसका बस। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। आपठित गद्यांश और आपठित पद्यांश, यदि आपने दोनों को अच्छे से समझ लिया तो आप फुल में से फुल अंक ला सकते हैं। मेघों के आने से लगता है, देखिए क्या है, आप पढ़ चुके ना हम, पाहुन। पाहुन का मतलब क्या होता है? जब मेघ आते हैं तो ऐसा लगता है, देखिए दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जिन ज्यों आए हो गांव के शहर में।
पाहुन का मतलब होता है मेहमान, मतलब ऐसा लगता है जैसे मेहमान आए हो गांव के शहर में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं। ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में क्या है, बरस बाद सुध लीन्ही। देखिए बरस बाद का मतलब क्या है, एक वर्ष के बाद सुध लीन्ही, मतलब एक वर्ष से बारिश नहीं हुई थी, एक वर्ष के बाद ही मेघ आए हैं। तो क्या है, बादल एक बरस के बाद आए हैं, तो भैया बिल्कुल सही है, बरस बाद सुध लीन्ही, सीधा तो अर्थ है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा है पूरी कविता में कौन सा अलंकार है। तो देखिए भाई, जहां पर प्राकृतिक अवयवों की क्रियाओं को मानव व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे वहां पर मेघ को क्या कहा गया है, मेघ को कहा गया है मेहमान। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मानवीकरण अलंकार हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। बहुत ही शानदार पद्यांश था, बहुत अच्छा लगा इसको पढ़कर। क्या है, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया। और आपको क्लास कैसी लगी है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए बूढ़े पीपल ने क्या किया था, जोहार किया था ना। बूढ़े पीपल ने क्या किया था, जोहार किया था। जोहार का मतलब क्या होता है, झुककर प्रणाम करना। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग अभी भी जोहार करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जोहार का मतलब यही होता है। प्रश्न क्रमांक 20-21 पर आते हैं। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। भैया सीधा बता दिया था मैंने, पाहुन जो आए हो गांव से शहर में। ठीक है, वो गांव में शहर से, तो पाहुन का अर्थ क्या होता है, मेहमान होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 21 में से, वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।